सुगर्स एनएचपीसी लिमिटेड पर आप व्यूअर्स की काफी सारी रिक्वेस्ट थी। ऑल्दो इस कंपनी से इन्वेस्टर्स की उम्मीदें भी काफी ज्यादा है और कंपनी का प्रोजेक्शन ग्रोथ जो है उस उम्मीदों पर खड़ा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, उसको यहां पर समझेंगे। एक चीज हमें पता होनी चाहिए किसी भी कंपनी के पास्ट के बारे में। कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए 2023 से 24 तक, लेकिन उसके बाद में 2024 मिड से लेकर के आज की डेट तक कंपनी बहुत खराब रिटर्न दे करके गई है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है इन्वेस्टर को। लेकिन सिमिलर कंडीशन मेजॉरिटी ऑफ पावर सेक्टर के रिन्यूएबल कंपनीज के साथ में पीएसयू में, ठीक है, पीएसयू मेजॉरिटी पीएसयू इस सेक्टर के आपको इसी तरह का पैटर्न दिखाते देखने को मिले। 2024 के मिड से लेकर के आज की डेट तक गिरावट कुछ भी नहीं मिला। फॉर एग्जांपल इरेडा, एनएचपीसी, एसजेवीएन, ठीक है। अब ऐसा रीजन क्यों है? एनएचपीसी और एसजेवीएन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इनके प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन जो होते हैं वहां डिले चलता रहता है। हैवी मॉनसून की वजह से कई बार नुकसान झेलना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर को इन कंपनीज के, तो ये एक मेजर रीजन होता है। लेकिन इसके बाद में भी अगर आप देखोगे सितंबर 2025 के अंदर कंपनी का वापस से जो प्रोजेक्ट्स जो डैमेज हुए थे हैवी मॉनसून की वजह से, वो वापस से वर्क पर देखने को मिले। अप्रैल से लेकर के सितंबर तक काफी सारे पुराने प्रोजेक्ट्स जो कंपनी के एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे वो फिर से एग्जीक्यूशन पर देखने को मिले, उसके बावजूद भी गिरावट। तो जब भी आपको नजर आता है कि कोई कंपनी बढ़िया काम कर रही है फिर भी क्यों गिरावट हो रही है, तो इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिसर्च नहीं कर पाते हैं। सही रिसर्च और एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने वीडियो को यहां तक स्किप नहीं करा है तो ये वीडियो का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। और कहीं कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना कि असली वीडियो जो है वो 1 मिनट बाद स्टार्ट होगा। ये छोटी छोटी बातें भी अगर सुन लोगे ना तो बहुत कुछ सीख जाओगे। क्योंकि मार्केट में अगर टिप लेने के लिए बैठोगे तो आज यहां पर हो, कल को किसी और के पास जाओगे, परसों किसी और के पास जाओगे। बेटर ये है कि यहीं आकर के सीख लो, बिकॉज आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ठीक है, शुरू करते हैं कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस के बारे में। हमारे पास कंपनी का ग्रोथ है, हमें नजर आ रहा है यहां पर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज डाटा। अगर आप देखोगे कंपनी ने ये टाइम पीरियड में बहुत बढ़िया रिटर्न दिए। इस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी ने रिटर्न दिए, फिर कंपनी फीकी पड़ जाती है और फिर वापस से कंपनी रिटर्न देती है आपके इस टाइम पीरियड तक। कंपनी ने फिर से रिटर्न दिए, उसके बाद कंपनी फिर फीकी पड़ जाती है और 2025 में कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो डिप करने लगता है लगभग 10% पे। हमें नजर आता है कि यार कंपनी हर क्वार्टर में, लगभग पिछले 4 क्वार्टर में, हर क्वार्टर के अंदर रिवेन्यू में बेंचमार्क दे रही है, ठीक है, फिर भी गिरावट क्यों है? कई बार क्या होता है, हम कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखें तो कंपनी ने बहुत बढ़िया रिवेन्यू जनरेट किया। कुछ चीजें मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, जैसे कि सितंबर क्वार्टर कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया, ठीक है, तो आपको सितंबर रिजल्ट्स के साथ में शेयर में एक रिकवरी भी देखने को मिल गई। अब दिसंबर क्वार्टर का टाइम फ्रेम चल रहा है, स्टॉक ऑलरेडी काफी गिर चुका है डिस्पाइट इसके कि मार्केट ऑल टाइम हाईस के पास में है। यानी कहीं ना कहीं दिसंबर क्वार्टर की दिक्कतें कंपनी के आने वाले क्वार्टर में देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि दिसंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद सितंबर काफी बुरा देखने को मिलता है। कंपनी का पास्ट ये चीज बताता है, ठीक है। पिछले साल कंपनी ने 2887 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। हमें नजर आता है कंपनी लगभग 800 करोड़ ऑन एवरेज कंपनी कम रेवेन्यू देती है कंपैरिजन विद सितंबर। तो अगर हम यहां कंपैरिजन करें और 800 करोड़ को आप 3300 से माइनस कर दो, ये पूरा कैलकुलेशन मैंने किया है इस वीडियो को बनाने से पहले, इसी वजह से मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। क्योंकि अगर मैं यहां पूरा कैलकुलेट करने लगूंगा फिर वीडियो 15-20 मिनट का हो जाएगा, फिर आप कहोगे भैया बकवास क्यों कर रहे हो। इसी वजह से मैंने पहले कैलकुलेट करा, फिर मैं अब आपको डायरेक्ट पॉइंट्स बता रहा हूं ताकि आप लोगों को वीडियो बकवास ना लगे, ठीक है। तो इसको समझ लेना जो भी मैं बता रहा हूं आपको। 800 करोड़ अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 2500 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू बनता है दिसंबर क्वार्टर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली। हम रिजल्ट तो लेकर के आ नहीं सकते आने से पहले, पर उस पर हम एजम्पशंस रख सकते हैं, पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर सकते हैं। तो कंपनी की पॉसिबिलिटी 2500 करोड़ के रेवेन्यू के पास आती है। हमें यहां नजर आता है कि 300 करोड़ के रेवेन्यू के जंप पर कंपनी 10% का ग्रोथ दे रही है। तो 2500 करोड़ के रेवेन्यू पर कंपनी भी फिर 300 पर 300 करोड़ के रेवेन्यू जंप देगी। मतलब कि पिछले साल 2287 करोड़ का रेवेन्यू था, इस साल कंपनी 2580 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देती है, तो कंपनी का ग्रोथ फिर से 500 करोड़ का ही है।
तो क्या 500 करोड़ के ग्रोथ पर कंपनी ये वाला ग्रोथ परसेंटेज ब्रेकआउट कर पाएगी? 10.27% के ऊपर का क्या कंपनी ग्रोथ दे सकती है? शायद ये मुश्किल है कंपनी के लिए। इसी वजह से ये दिसंबर क्वार्टर टाइम फ्रेम पर गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक रीजन है? जबकि अगर हम देखें एफआईआई तो भाई बाइंग कर रहे हैं। यहां पर एफआईआई का डाटा जो है वो पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार बढ़ा है। 9.76% से एफआईआई 10.54% पर बैठे हैं, बट फिर भी शेयर उस तरह से नहीं बढ़ रहा है। डीआईएस की होल्डिंग 1.13% है, वहां पर कोई चेंज नहीं है। बट एफआईआई की खरीदारी के बावजूद भी ऐसा क्यों है? यहां पर एफआईआई की ये वाली बाइंग है, एक बार मैं इसको करेक्ट करके आपको बताया तो ठीक है। ये वाली बाइंग है आपकी एफआईआई की 10.05 और एफआईआई यहां से लगातार खरीद रहे हैं 8.77 से 10.05% आज की डेट में एफआईआई यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, लगातार बाइंग के बावजूद भी एफआईआई की और डीआईआई की हमें कोई तेजी नहीं मिल रही है। इसका मतलब यह है कि वीक क्वार्टरली परफॉर्मेंस का ग्रोथ परसेंटेज वो खराब मिल सकता है हमको। इसके साथ में अगर हम कंपनी का एवरेज पीबी देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जो अगर हम कंपनी का देखेंगे प्राइस टू बुक रेशियो, यहां पर हम तो कंपनी का एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो मिलता है 1.95 के पास में और कंपनी का पी 24.28 का है। और अभी हमने देखा कि पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ गिरा है, यानी कंपनी का ईपीएस ड्रॉप हुआ है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का वैल्यूएशन इस समय प्रेजेंट कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। बट आप चाहते हो कि नहीं भाई पीबी और पी चलो ठीक है, ऐसा समझ नहीं आ रहा अभी हमको। यानी कि सब चीजें करेक्ट करने के लिए कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है। अभी जो आपने पी, पीबी और ग्रोथ परसेंटेज देखा, उन सब को एक करेक्शन देने के लिए कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज रिवेन्यूज पे आना बहुत जरूरी है। तो अगर कंपनी ये ग्रोथ परसेंटेज बढ़ा दे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार आने वाले क्वार्टर्स में, तो यस आपका पी, पीबी लो जाएगा और आपका ईपीएस बढ़ेगा। उस कंडीशन पर शेयर एक लॉन्ग टर्म जर्नी देता है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म पर आपके चार्ट्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एनएचपीसी लिमिटेड में आज से लगभग 1-2 महीना पहले 82 के आसपास एक इंपॉर्टेंट बेस था। 82 के उस बेस से आपको बार बार 90 तक की पोजीशन देखने को मिल जाती थी। अभी की कंडीशन पर आपका 76 का एक इंपॉर्टेंट बेस है, जो कि 2024 में भी एक बहुत बढ़िया काम करके जाता था। तो 76 का बेस आपका तब तक छोटी रिकवरी देगा सिर्फ ऑन चार्ट पैटर्न, जब तक ये बेस एक्टिव है। आप देख सकते हो पहले भी आपका 82 का बेसलाइन ब्रेकडाउन हुआ है। कोई भी बेसलाइन ब्रेकडाउन तब होता है जब आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के अच्छे ना आने वाले हो। बट ऑन चार्ट पैटर्न छोटी मोटी रिकवरी शॉर्ट टर्म की बात जब हम करते हैं वहां पर बनती रहती है। फॉर एग्जांपल 76 का बेस आपका है और 78.20 का आपका रिस्ट्रिक्शन लेवल बन जाता है। अब अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर देखेंगे तो 41.4 का आपका एमएफआई है एंड 31.7 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स पर स्टॉक न्यूट्रल है, लेकिन एमएसीडी सिग्नल भी यहां पर बेयरिश है। तो इसी वजह से 76 के आसपास स्टॉक कुछ सेशंस के लिए एक बेस लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। बट जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी की, शॉर्ट टर्म में आपके चार्ट्स काम करते हैं, आपके टेक्निकल्स काम करते हैं। जब आपको कोई बड़ा रिटर्न चाहिए होता है किसी भी स्टॉक में, तो आपको एक ऐसे क्वार्टर का वेट करना पड़ता है जहां पर कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहे। अब हमें 2 चीजें यहां पर समझ में आती हैं। कंक्लूजन है इस वीडियो का ये वाला कि दिसंबर क्वार्टर कंपनी का वीक आता है, मार्च क्वार्टर भी कंपनी का वीक आता है। अब ये दोनों ही क्वार्टर कंपनी के वीक आते हैं। ऑल्दो मार्च क्वार्टर जो है वो दिसंबर के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा दिखता है और उसके बाद जून क्वार्टर कंपनी का और अच्छा परफॉर्मेंस आता है। इस चीज को यहां पर नोट करना, जून का क्वार्टर कंपनी का और अच्छा परफॉर्मेंस आता है रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर। तो क्या कंपनी जून में रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया दे पाएगी? भैया इसकी पॉसिबिलिटी भी थोड़ी कम लगती है। यानी कि आने वाले 2-3 क्वार्टर कंपनी के फीके ही देखने को मिल सकते हैं। यानी दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस शायद हमको वापस से ग्रोथ पर देखने को ना मिले, बड़ी ग्रोथ पर। तो ऐसे में जब हम लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी डिसाइड करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस आगे कैसा आने वाला है, तो इन फैक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएट कर पाना। आई गेस आप लोगों को इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया होगा, बट पिछले हफ्ते एक अपडेट आपकी ओर आई थी सीईआरसी की, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इफेक्ट इस पूरे सेक्टर पर देखने को मिल रहे हैं, पावर एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर।
तो उस अपडेट को जरूर चेकआउट कर लेना। मैंने आपके साथ पिछले कई वीडियोस में डिस्कस किया है पावर सेक्टर की, बहुत सारी डिटेल आपको वहां पर भी मिल जाएगी। और जो ये पूरा का पूरा एक कहो इसको सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ जो भी डिस्कस किया है, ग्रोथ परसेंटेज, पी, ईपीएस वगैरह, इसका सारा सॉल्यूशंस मैंने पिछले हफ्ते पूरे वीडियोस के अंदर ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको समझाया है, पॉइंट बाय पॉइंट। जरूर देखना, थोड़ा बहुत आपको क्लेरिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा जो भी आपने इस वीडियो में पूरा देखा है। बाहर चलने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।